मुझे और मेरी आवाम को ये बताएं कि जब हमने भारत के त्यारे गिराए थे उस वक़्त तो ये था कि वो समझ नहीं सके कि हमारी रेंज कितनी है। हम यहाँ खड़े थे तो वो समझ रहे थे कि हमारी रेंज से बाहर है। हमारे त्यारे अपने मुल्क में, उनके त्यारे अपने मुल्क में, लेकिन हमने गिरा लिए। ये 5th जनरेशन क्या होता है, ये 4th जनरेशन क्या होता है, और क्या अब त्यारे जो है वो सिर्फ ये है कि रेंज में आए तो ही मारे जाएंगे, या वो डॉग फाइट कुछ आप तो खुद उड़ाते रहे हैं। और मुझे याद है अफगानियों को जब प्रॉब्लम आई थी तो आप जेट फाइटर त्यारे उड़ाकर रशिया को भगाया करते थे। आप वही खालिद भाई हैं या कोई और है खालिद साहब? आप मुझे बूढ़ा नहीं होने देना चाहते कि आप चाहते हैं कि मैं याद करता रहूं अपनी नौजवानी के टाइम को? अच्छा, We really wish कि तब रील्स का दौर होता और आपकी रील्स हम भी देखते। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आई विश को बना लेता मैं तो अब ज्यादा भट्ट साहब के साथ मेरी और ज्यादा दोस्ती हो जाती। बिल्कुल ठीक है। ये जो आप जिसका बात कर रहे हैं 5th जनरेशन, ये मुख्तलिफ जनरेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन कितनी किया उस फाइटर जहाज ने। जो वर्ल्ड वॉर में शुरू हुए थे वो हम उसको 1st जनरेशन कहेंगे, उसके बाद और थोड़े से मॉडर्न हुए, F-86 के मिग्स आए शुरू के, वो 2nd जनरेशन हो गए। फिर 3rd जनरेशन फ्रांस ने मिराजेस बनाए, अमेरिका ने भी F-14, 15 बनाने किए, वो 3rd जनरेशन हो गए। फिर F-16 आ गए जब 82 में आए तो वो 4th जनरेशन कहलाए। यानी मैं सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स में जाए बगैर मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स का सानी क्लिप बताता हूँ। जितनी अपग्रेडेशन होती गई, और अपग्रेडेशन किस किस में होती गई वो मैं बता देता हूँ। इंजन की पावर बेहतर होती गई, इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर होती गई, फायर कंट्रोल अच्छा हो गया, लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी ज्यादा बॉम्ब उठा सकता है, प्रिसीजन बढ़ती गई, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आ गए। तो जितना ज्यादा कोई जहाज मॉडर्नाइज होता गया वो एक जनरेशन ऐड होता गया। 4.5 जनरेशन इस वक्त J-10C है जिससे हमने राफेल गिराए थे इंडिया के। हमारे पास जो JF-17 थंडर लेटेस्ट है वो भी 4.5 जनरेशन है। 5th जनरेशन भट्ट साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये स्टेल्थ कैटेगरी में आता है, यानी इनविजिबल होता है ऑलमोस्ट, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और जिस चीज को आप डिटेक्ट ना कर सकें वो आपके लिए शॉक क्रिएट करती है, एक सरप्राइज क्रिएट करती है, और जाहिर है एक लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस को आप सरप्राइज दे सकती है आपको बहुत बड़ा। तो 5th जनरेशन जहाज अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में पाकिस्तान भी परसुएशन कर रहा है कि हम भी लें, और इंडिया ने तो पहले ही कोशिश की हुई है कि वो भी किसी तरीके से 100 राफेल भी ऐड कर ले, कोई और इससे भी एडवांस पर लेने की कोशिश करें। लेकिन एज एंड व्हेन जो ही मुझे कोई खबर मिली सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो जहाज तबाही हमारी जो इलाके में आते हैं और 5th जनरेशन का जहाज जब आ जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा दूसरे मुल्क के लिए, इसलिए कि काउंटर नहीं होगा। आपको याद होगा जब हमारे पास ये J-10 नहीं आए थे, हिंदुस्तान के पास राफेल आ गए थे, तो सारा इनिशिएटिव बियॉन्ड विजुअल रेंज का जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर, वो इंडिया के पास चला गया था। हमारे जहाजों की तो आधी कैपेसिटी भी नहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया के प्रेजेंट सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने एक इमीडिएट अर्जेंट 10 महीनों में इंडक्ट किया, J-10C को ऑपरेशनलाइज किया डे एंड नाइट, और बाकी तारीख का हिस्सा है कि रिजल्ट जो पाकिस्तानी फिजाइया ने दिया वो तारीख का हिस्सा है। आखिरी जो आप पोर्शन कर रहे थे भट्ट साहब के ये मिसाइलों की रेंज है, देखिए सिर्फ मिसाइल लगाने से नहीं होता, आपको उस जहाज पर उतना ही कंपैटिबल और मैचिंग रेडार भी चाहिए होता है जिसकी रेंज इतनी हो, उसने देखना होता है। बिकॉज बुनियादी तौर पर रेडार जो है वो समझे आंखें होती हैं जहाज की, वो आंख से जब देखता है रेडार के थ्रू, चाहे 250 किलोमीटर हो 300 किलोमीटर हो, मुख्तलिफ आ रहे हैं मिसाइल और ज्यादा भी, PL-15 से भी PL-17 आ गया, 300-350 किलोमीटर रेंज है जो चाइना ने बना लिया लेकिन हमने अभी नहीं लिया। तो जब 350 किलोमीटर आपने मारना है तो फिर आपके पास रेडार भी कंपैटिबल होना चाहिए। आखिरी जुमला, जैसे हमने अभी वॉर में जो मई की हुई थी, हमारे J-10C पर जो रेडार लगा हुआ है उसने 198 लॉन्गेस्ट रेंज पर फायर किया था, 167 लोएस्ट था और 198 लॉन्गेस्ट था। ये रेडार की लिमिटेशन प्लस मिसाइल की लिमिटेशन की वजह से, अगर आप रेडार अपग्रेड करें, मिसाइल अपग्रेड करें तो आप इससे भी बियॉन्ड जा सकते। सर ये क्या वाकई बाय चांस है, बाय लक है ईरान की जानिब से इस तरह? क्योंकि जो US प्रेसिडेंट हैं या उनकी पूरी की पूरी फोर्सेस हैं वो ये कह रही हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हम मुकम्मल तबाह कर चुके हैं, यूरेनियम अफसरदगी वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है, उनका मिसाइल सिस्टम हमने मुकम्मल तबाह कर दिया है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल हैं, एंटीसेप्टर्स हैं, जो भी हैं। क्या ये अभी तक ईरान बाय लक ही चल रहा है कि तुक्के से ये गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, या वाकई ईरान के पास हम हमेशा अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर आप ईरानियन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताएं जो बेसिकली आई चाइना और रशिया से ही है? फिजा मैंने तो पढ़ा था और मेरा मानना ये है कि द लक नेवर फेवर्स द अनप्रिपेयर्ड, लक ओनली फेवर्स द प्रिपेयर्ड। जो लोग तैयारी करते हैं किस्मत भी उनका ही साथ देती है। और
मुझे अगर कोई कहे कि हमने जो 2025 मई में 6 और 7 की दरमियानी रात हमने जो 7 जहाज मारे थे, वो अल्लाह ताला का करम जरूर था, लेकिन लक नहीं थी। 3 साल से हमारे पायलट्स एंटी राफेल टैक्टिक्स तैयार कर रहे थे, उनको डेडिकेटेड मिशन दिए गए थे एयर कॉम्बैट के कि एंटी राफेल ही तैयारी करनी है। तो ये जब आप तैयारी बाय डिजाइन करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की बरकत भी आती है, जाहिर है। तो ये ईरान की लक नहीं है। ईरान को डे 1 से पता था कि उन्होंने एयर डोमिनेंस अमेरिका की होने के बाद लड़नी है जंग। उनको डे 1 से पता था कि हमारे रेडार जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जो हैं, हमारी एंटी एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है वो जैम कर दिए जाएंगे या तबाह कर दिए जाएंगे, और उसके बाद हमने कम बैक करना है। तो ईरान का तो डे 1 से स्ट्रैटेजी भी क्लियर है, उसको अपनी लिमिटेशन भी पता है। तो उन्होंने तो डे 1 से, जैसे मैंने ये आपको पहले सवाल के जवाब में कहा था कि A167 उन्होंने जो एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल ड्रोन बनाया सारे का सारा, उसकी कॉम्बिनेशन कर दी ड्रोन के साथ, उसको लॉइटरिंग मिशन, वो उड़ता रहता है हवा में, और फिर इंफ्रारेड रेडिएशन को पिक करता है जो इंजन की हीट होती है। तो ये लक नहीं होती, ये आपने पीस टाइम में तैयारी करनी होती है, क्योंकि जब आपको जंग के दौरान मौका कोई भी नहीं देता। इंडियन, आपको सीडीएस का बयान मैं दोबारा नहीं याद कराना चाहता, नील चौहान साहब ने, चीफ ऑफ डिफेंस साहब ने, आपको याद है क्या कहा था? जब 6-7 को उन्होंने जहाज मार दिए तो उन्होंने कहा था हमारा नुकसान हुआ है, फिर हमने एयरफोर्स अपनी ग्राउंड कर दी, फिर हमने अपने फॉल्ट ठीक किए टैक्टिक्स, और फिर हमने कम बैक किया। दुनिया जंग के दौरान आपको ग्राउंड करके, खालिद भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, फिजा ब्रेक के चक्कर में पड़ रही हैं, और मेरे अभी 3 छोटे छोटे शार्प सवाल रह गए हैं। काइंडली तीनों के शार्प जवाब दीजिएगा। पहला सवाल मैं आपसे तीनों इकट्ठा ही कर देता हूं। पहला बात, क्या ईरान के पास अब जंगी असला खत्म होने जा रहा है? एक बात। दूसरी बात आपने फरमाई कि जब जहाज पकड़ा जाता है तो फिर उसको परखा जाता है और उससे मामलात बहुत सुधर जाते हैं। और तीसरा आखिरी सवाल खालिद भाई मेरा आपसे ये है, आपका बहुत तजर्बा है, वसी तजर्बा है, अब होने क्या जा रहा है ईरान अमेरिका जंग में? 3 बातें खालिद साहब। पहला जो आपने पूछा है कि ईरान के पास वेपन कितने हैं, वो तो बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी से प्रोटेक्ट करते रहे हैं, लेकिन जंग से पहले भी मेरा ख्याल ये था इनके पास लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं, जो क्रूज हैं, हाइपरसोनिक है, ये कुछ तकरीबन 10,000 के करीब है। मुझे लगता है उनके आधे भी अभी फायर नहीं हुए, ये मेरा एस्टिमेट है। 50,000 के करीब उनके पास दूसरे मीडियम साइज के ड्रोन हैं, और शायद शाहिद ड्रोन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा तादाद में है, क्योंकि वो हजारों की तादाद में खुद बनाते रहते हैं, अंडरग्राउंड की फैक्ट्री है। तो आई थिंक वेपन्स की अभी ईरान को कोई शॉर्टेज मैं नहीं देख पा रहा, नंबर 1। फिर दूसरा, आप कह रही हैं कि ये जो पोस्ट वो जो वॉर क्या होना है, फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर क्या, मेरा ख्याल अभी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि ईरान ने जितनी कमबैक की है, अपनी रेजिलियंस दिखाई है, अपनी एक बहादुरी दिखाई है कि डटा हुआ है, और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इजराइल और अमेरिका को पोज किए जा रहा है, उसने अपनी बार्गेनिंग चिप बहुत बेहतर कर ली है। जंग से पहले मेरा ख्याल है किसी का भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन हासिल कर लेगा। तीसरा आप फरमा रहे थे, जो वो तिश्तगी मेरी रह गई थी, कि जब जहाज गिरता है उसका मलबा, फिजा फरमा रही थी, पकड़ लेते हैं तो उससे फिर आप प्रॉप करते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि क्या फिर दूसरा मुल्क समझ जाता है कि इसके अंदर क्या है, उसकी जरा तफसीलात। मैं पहले अपना पीस टाइम में बता देता हूं कि हम अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई फ्रेंडली जहाज गिर जाए तो हम पूरी A to Z इन्वेस्टिगेशन करने की सलाहियत रखते हैं। आपको पता होता है बाद में सारी एनालिसिस पोस्टमार्टम करने के बाद कि इंजन चल रहा था, आग हवा में लगी थी कि जमीन में लगी थी, ये टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ, उसकी डिटेल्स में नहीं, आपका टाइम नहीं लगना चाहता। तो जो इंजन कैसा चल रहा था, डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे थे, पावर सेटिंग क्या थी, उसके अंदर क्या फॉल्ट हुआ था, आग हवा में लगी थी या जमीन पर जो गिरने के बाद फ्यूल की वजह से ये आग लगी है, ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। हर चीज का आप बहुत ज्यादा हद तक पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन किसी एक्सीडेंट की। तो अगर आप अपने एक्सीडेंट की पहुंच सकते हैं तो जाहिर है जब जहाज आपके हाथ चढ़ता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंटैक्ट भी होती हैं। अगर आग लग जाए फिर भी आप बहुत ज्यादा इक्विपमेंट में से आइडेंटिफाई या स्क्रूटनाइज या पोस्टमार्टम कर सकते हैं। हुआ था दुबई के अंदर, पता चल गया था, बिल्कुल ठीक है।